3 बार लगने के बावजूद भी 75 75 वाली इमरजेंसी का इतना हाईलाइट इसको क्यों किया जाता है? उसमें क्या था ऐसा? 71 में इंदिरा जी ऊंचाइयों पे, अटल बिहारी वाजपेयी जो जनसंघ के नेता थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी उनको दुर्गा का अवतार कहा। 5 रुपये के लिए उसने नव निर्माण आंदोलन खड़ा किया और 71 की ताकतवर इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति के आंदोलन का उदय किया। उस जेल से 3 मुख्यमंत्री, 12 सांसद और 80 विधायक निकले। 19 महीने जब आप जेल में थे, हाँ। जेल के वो 19 महीने कैसे थे? उनसे आपकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ा मैं जो कुछ आज हूँ, मैं उस जेल यात्रा के जेल कारण। यात्रा की वजह से? वाई बिग सिटी? लास्ट क्वेश्चन ये है, सारे नौजवानों ने, सारे समाज ने इस पर चर्चा करना चाहिए कि आईटी के जन्म के बाद से कनेक्टिविटी 100% पूरे प्लेनेट की होने के बाद से वाई बिग सिटीज, वाई बिग बसाहट। बातचीत की शुरुआत एक वर्ड, एक शब्द और एक नाम के साथ करेंगे: गांधी। वेलकम बैक ऑन द सेकेंड इनिंग पॉडकास्ट। हमारा आज का पॉडकास्ट कंटेंट के मामले में बहुत स्पेशल है। सारे एपिसोड्स अच्छे होते हैं, ये भी है, बट इसमें बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं। हमारे आज के गेस्ट हैं एडवोकेट अनिल त्रिवेदी। इनका परिचय बहुत लंबा भी हो सकता है। ये एक लॉयर भी हैं। इंदौर के हाई कोर्ट में हिंदी में वकालत और उसका जो पेपर वर्क रहता है उसकी शुरुआत इन्होंने ही करी थी। तो पेशे से ये वकील भी हैं। ये लिखते भी बहुत हैं। आज भी अखबारों में इनके लिखे हुए लेख आते हैं। इनके जो पिताजी हैं, जब ये पूरा मध्य भारत था इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद, इनके पिताजी उस मध्य भारत के फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर थे। और जब 1975 में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में इमरजेंसी लगी थी, तब ये खुद जेल में 19 महीने रहे थे। उस टाइम पे जेल में किन लोगों के साथ रहे, जेल ने इनकी लाइफ में क्या चेंज किया, ये क्यों जेल को अपना सबसे अच्छा पीरियड मानते हैं लाइफ का, और एक गांधीन फिलॉसफी के बारे में ये क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, इन सब टॉपिक्स के बारे में आज हमने बात करी है। काफ़ी ज़्यादा डीप, इंटेलेक्चुअल, फिलोसॉफिकल और इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन है। काफ़ी सीनियर पर्सन है ये, एज वाइज भी, नॉलेज वाइज भी, एक्सपीरियंस वाइज भी। तो इसको रिस्पेक्ट के साथ एंड तक देखना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक बहुत ही बुजुर्ग, एक बहुत ही होशियार और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से। सो एंड तक देखो, और सब्सक्राइब नहीं करा है ना तो सब्सक्राइब कर देना और एंजॉय करिए। विश्वास है इस बात पे कि आज हमारे पास बातचीत करने के लिए विषय और आपके पास बांटने के लिए ज्ञान, इन दोनों ही पे हमारे पास कोई कमी नहीं। लेकिन बंधित समय के इस पॉडकास्ट में हम बातचीत की शुरुआत एक वर्ड, एक शब्द और एक नाम के साथ करेंगे: गांधी। आपके जीवन के ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन शुरुआत करने के लिए अभी महात्मा गांधी। क्या रिश्ता है आपका महात्मा गांधी जी के साथ? क्या मानते हैं आप? वही रिश्ता है जो प्रकृति और जीवन का है, ठीक है। जो प्रकृति से तादात्म्य है मनुष्य का। गांधी कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। गांधी कोई व्यक्ति भी नहीं है, गांधी सत्य भी नहीं है, गांधी अहिंसा भी नहीं है ना। 2 रूप होते हैं जगत में, एक होता है साकार, एक होता है निराकार। हम साकार रूप में है। गांधी का जो दर्शन है, गांधी जी का जो तत्व है, गांधी का जो सत्य है, गांधी की अहिंसा, वो प्रकृति से एकाकार है। प्रकृति के बीच में न जाने कितने मनुष्य इस प्लेनेट पे गांधी से पहले आए, गांधी के साथ आए और गांधी के बाद भी आए, और ये सनातन सिलसिला प्रकृति का कभी खत्म नहीं होगा, जीवन का खत्म नहीं, है ना। तो जैसा आम मनुष्य होता है, आम बच्चा होता है, जो डरपोक होता है, जो नए नए प्रयोग करना चाहता है, जो चीजों से घबराता है, वैसे ही बच्चे के रूप में गांधी का जन्म। और गांधी ने उनके कालखंड में जिस तरह से चीजों को देखा, और फिर मूलतः वो वकालत की परीक्षा पास करके इंग्लैंड से जब आए, मुंबई में उन्होंने वकालत चालू की, तो उनको
वकालत करने में तकलीफ होती थी। तकलीफ ये होती थी कि बहुत सारे प्रश्न वकील की जिंदगी में जो आते हैं वो उनको अंदर से हिलाते थे। जैसे कि ये जो मुकदमा मैंने लिया है ना, ये मुझे लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? ये जो मुकदमा लड़ने वाला है इसका पक्ष सच्चा है या नहीं, उसको लेके उनके मन में बहुत सारे प्रश्न खड़े होते थे। फिर भी उन्होंने शुरुआत में, हर मनुष्य के शुरुआत में ऐसा ही होता है, एकदम से शक्ति का या दर्शन का प्रस्फुटन नहीं होता है ना। फूल में पहले कली लगती है, फिर थोड़ा थोड़ा खिलता है, फिर पूरा खिलता है, फिर उसकी सुगंध आती है, फिर उसमें बीज बनता है। ये प्रकृति का सत्य है, ये मनुष्य का भी सत्य है। तो महात्मा गांधी जब बैरिस्टर बन के यहाँ पर आए तो बम्बई में अच्छे से वकालत नहीं कर पाए। अच्छे से मतलब बहुत पैसा कमाने को लोग अच्छा समझते हैं। ये दोनों चीजें भिन्न है। बहुत पैसा कमाना और बहुत अच्छे से चीजों को समझाना, ये दो अलग अलग बातें है ना। तो चूंकि आज के कालखंड में हम अच्छा उसी को मानते हैं जो बहुत महंगा हो या जो बहुत पैसे वाला हो, है ना। गांधी यहाँ से दक्षिण अफ्रीका गए, बम्बई से लौट के वापस आए, फिर एक मुकदमा मिला, दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ जब गए तो उनको बहुत नई दुनिया देखने को मिली, जैसी दुनिया भारत या इंग्लैंड में उनको दिखाई नहीं दी। नहीं दी। बहुत सारे लोग इंग्लैंड भी गए, बहुत सारे लोग भारत में भी गए, है ना। पर ये कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है, प्रामाणिकता के साथ कहा जा सकता है कि गांधी ने अफ्रीका में जो मनुष्य और मनुष्य के बीच में भेद देखा, और जो सत्ता का मनुष्य है या ताकतवर मनुष्य है वो कमजोर या काले मनुष्यों के साथ किस तरीके का व्यवहार करता है, इसमें गांधी की चिंतन प्रक्रिया को एक आधार मिली। प्रिटोरिया के प्लेटफॉर्म पे जब महात्मा गांधी को फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बाद, बैरिस्टर होने के बाद, रिजर्वेशन होने के बाद, सिर्फ रंग के आधार पर सामान सहित उठ फेंक दिया कि काला आदमी रेल में नहीं बैठ सकता, ये घटना उससे पहले कई लोगों के साथ में हुई। और वहाँ वो ऊर्जा नहीं निकली जो उस दिन फेंके जाने से गांधी के अंतर मन में निकली। गांधी दूसरे मनुष्य जिससे समझौता कर लिए या उस परिस्थिति में ढल गए। ये स्थिति भारतीय समाज में भी है, ये यूरोप के समाज में भी, ये मनुष्य मात्र में भी है कि हम, हमारे जो चिंतन के मूल तत्व हैं जिनको हम समझ लेते हैं, उसके बाद भी उनका आग्रह नहीं है ना। जैसे गांधी के पैदा होने के पहले दुनिया में सत्य नहीं था, ऐसी बात नहीं थी, पर सत्य के आग्रह से कैसे स्वाधीनता के आंदोलन को खड़ा किया जा सकता। गांधी के पहले अहिंसा थी, सनातन है अहिंसा मनुष्य समाज में, मनुष्य के मन में, पर अहिंसक प्रयोग से कैसे एक विदेशी हुकूमत को मनुष्य अपने चिंतन प्रणाली से और सत्य आधारित विचार शक्ति से कैसे ताकतवर तरीके से खड़ा कर सकते हैं और एक आंदोलन को चला सकते हैं, है ना। अहिंसा केवल ये नहीं है कि मैं हिंसा न करूं। मेरी माँ और पिताजी करीब 23-24 साल, 24-25 साल के, और माँ 17-18 साल की, है ना। आजादी की बातें सुन के, पढ़ के, समझ के गांधी के पास चले गए। कौन से साल की बात होगी? 33 की, 32 की, 33। 32-33। हमारी माँ उस समय गर्भवती थी, 3 महीने का गर्भ। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो स्त्री का सवाल सारी दुनिया के अंदर खड़ा है, निर्भयता का सवाल जो खड़ा है, भय का सवाल जो खड़ा है,
जो तरह तरह के डर हमारे मन के अंदर बैठे हुए हैं, है ना, तो उस मनुष्य ने एक बिना पढ़ी दूसरी तीसरी पास लड़की है, जिसका कोई सार्वजनिक जीवन नहीं है, जिसके पिता मजिस्ट्रेट हैं, जिसका पति गांधी जी के पास अपना जीवन अर्पण करने चला गया और उनके अखबार का सह संपादक है और कार्य करता है। हम्म? तो एक दिन मेरी माँ दौड़ी दौड़ी पिताजी के पास आई, जब वो ऑफिस में बैठे हुए थे। बापू ने कहा है कि सत्याग्रह करने जयपुर जाना है, अजमेर जाना है, अच्छा। टोली के साथ, तो मैं जा रही हूँ, है ना। आज जो स्त्री मुक्ति का सवाल है कि मुझे घर से बाहर जाना है तो मुझे पूछना है ना, ये गांधी की कार्यशैली थी कि एक सामान्य लड़की है ना, जो कोई वैचारिक रूप से कोई पुरानी पृष्ठभूमि की नहीं है, सामान्य कस्बे में धार जिले की पैदाइश थी उनकी, पिताजी मजिस्ट्रेट थे, वो इतनी तेजस्वी हो जाती है कि उसको ये भी याद नहीं रहता कि वो गर्भवती है, और उसको बहाने के रूप में यूज नहीं करती, उपयोग नहीं करती, और अपने पति को सूचित करती है कि मैं जा रही हूँ। सूचित करती है, सूचित ये करती इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन है सूचित यहाँ। करती ठीक है कि मैं जा रही हूँ, और पति मना नहीं करता, रोकता नहीं, प्रश्न भी नहीं करता, और वो इंदौर आके 5 महिला और 3 पुरुषों की टोली के साथ अजमेर जाती है, वहाँ पर्चे बांटती हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, और उनको 3 महीने की सजा दे दी जाती है ना, अजमेर में अजमेर में। उसकी कटिंग है हमारे पास अभी, उस टाइम के अखबार हाँ, की। उस अखबार की कटिंग हमारे पास में है ना। गांधीयन फिलॉसफी के ऊपर काफ़ी बात होती है, तो मेरे आपसे इसको लेके 2 सवाल। पहला कि एक तो गांधीयन फिलॉसफी है क्या, पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि आप गांधीयन फिलॉसफी के फॉलोअर हैं, तो गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करने के लिए क्या अपने जीवन में या फिर अपनी विचारधारा में किसी प्रकार के त्याग रहते हैं? आपने कौन से त्याग वो किए, या फिर वो कौन से त्याग हैं जो माने जाते हैं, जो करने पड़ते हैं देखो इस ये, फिलॉसफी को फॉलो करने के लिए? देखो फिलॉसफी तो जीवन बिल्कुल, ठीक है। है ना, हम्म, और जीवन क्या है, प्रकृति है। हम्म, हम्म? हम्म, ये अकेला प्लेनेट है हमारी जानकारी में हम्म, जिसमें जीवन इस रूप में व्यक्त होना, हम्म, चाहे जलचर हो, चाहे नभचर हो, चाहे वनस्पति जगत हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कीट पतंगे हो, है ना, असंख्य है। ठीक है। जीवन के कितने रूप हैं? हम्म, अब ये जो शब्दावली है कि किसी भी विचार को किसी शास्त्र में बदल देना या किसी इज्म में बदल देना, हम्म, है ना, ये वही विचार को बांधने वाली बात है। ठीक है। गांधी जी ने खुद ने भी कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज, हम्म, गांधी जी भी गांधीयन नहीं थे, हम भी गांधीयन नहीं है, कोई भी गांधीयन नहीं है, हम्म, है ना। ये एक सोच का तरीका है, क्योंकि हम निराकार सोच नहीं पाते, तो हम बांधने की कोशिश करते हैं, ठीक है। है? हम्म, तो जैसे प्रकृति को विचारधारा में नहीं बांट सकते, वैसे गांधी को भी विचारधारा में नहीं बांट। गांधी ने जो बातें कही है, गांधी जी ने जो बातें कही है, वो उनके उपदेश नहीं है, उन्होंने जैसा प्रत्यक्ष रूप से जगत को देखा और समझा। परसीव किया, देखा समझा, उसी को जीने की कोशिश की। और गांधी के जीवन में प्रारंभ से लेके अंत तक हम्म, आप देखिए कि वो अपनी कमियों को, जब उनको लगा कि ये मेरी कमी है, उसको वो एलिमिनेट करते गए, हम्म, है ना। तो नटशेल में यदि गांधीयन होने की छोटी सी व्याख्या को हम मान्यता दें, तो अपनी कमियों को जानना, हम्म, समझना और अपने जीवन से बिना गर्व किए विदा कर देना गांधीइज्म का सूक्ष्म स्वरूप है। तो इसमें कहीं कुछ समझौते की बात नहीं है, समझौता है ही नहीं, सहजता है, सहजता है, एक्सेप्टेंस है, सहजता और है। देखना है यदि बस, आपकी observance। समझ हो गई प्रकृति के साथ, हम्म,
है ना। जैसे अभी अपन इस छांव में बैठे हैं, जी है ना, यहाँ कुछ भी मैनमेड नहीं है सिवाय इस कुर्सी के, बिल्कुल। है ना। और हम दोनों जो कपड़े पहने हैं उनके, और ये चश्मा लगा रखा है इसके, बाकी तो प्राकृतिक है प्राकृतिक। सारा का सारा। अब इस प्रकृति में रहते हमको विचार आता है कि इसमें करेक्शन किया जाए, प्रकृति। ठीक है ना। तो हमारी जो मनुष्य की जितनी कृतित्व है या संरचनाएं हैं है। जो इस प्लेनेट पे हमने की है, वो हमारी प्रकृति में करेक्शन करने की निष्फल कोशिशें हैं, क्योंकि वो ऑल टाइम नहीं है, ऑल टाइम नहीं है, उस पर धूप का असर पड़ता है ना। प्रकृति को यदि धूप नहीं मिलेगी, उसको पानी नहीं मिलेगा, उसको हवा नहीं मिलेगी, उसको मिट्टी नहीं मिलेगी, तो उसकी जीवनी शक्ति कमजोर हो जाती है, बिल्कुल। या वो विकसित नहीं हो पाती है। पर मनुष्य और मनुष्य के बनाई हुई चीजें जितनी भी हैं इस जगत के अंदर, है ना, उन पे धूप का भी असर पड़ता है, पानी का भी असर पड़ता है, हवा का भी पड़ता है, और मनुष्य के लोभ लालच का भी होता है। आपको 20 साल 25 साल एक मकान में रहते रहते ऊब पैदा हो जाती है, तो आप कहते हो कि नहीं इसको तोड़ को नया बना दो, है ना। प्रकृति में ऐसा नहीं होता, उसमें जन्म है और मृत्यु है। आगे बढ़ते हुए 1975 इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान आप जेल में थे जी, कितने महीने? मैं पूरा 19 महीना जेल में रहा। पूरा 19 महीने। जेल के वक्त पे आएंगे, लेकिन उसके पहले मेरे इमरजेंसी को लेके कुछ सवाल है आपसे, क्योंकि आपने वो पूरा दौर देखा है दोनों तरीके से। उसके आप, क्योंकि आप उस दौर में थे उस नज़रिए से भी, और उसमें आप कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट थे, सिंस आप जेल में गए थे तो आपने पॉलिटिकली भी देखा है। 1975 के पहले दो और समयों पे इमरजेंसी लागू हुई थी, 1962 में और 1971 में। 1962 में इंडो चाइना वॉर के दौरान, और 71 में इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान, और उसके बाद 75 में तीसरी बार लागू हुई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। 3 बार इमरजेंसी लगने के बावजूद आज भी अगर कहीं डिबेट होती है इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, और कहीं बात अगर डेमोक्रेसी पे जाती है और पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने पे आती है, तो इमरजेंसी का जिक्र होता ही होता है। 3 बार लगने के बावजूद भी 75 वाली इमरजेंसी का इतना हाईलाइट इसको क्यों किया जाता है? उसमें क्या था ऐसा? आपने जो 3 उदाहरण दिए इमरजेंसी की, 62 में चीन ने हमला किया भारत में, एक तो वो इमरजेंसी थी, उसकी भी मुझे याद है। तो देश के ऊपर एक आपदा थी, एक दूसरे देश ने भारत के ऊपर हमला किया था। तो बहुत सारी चीजें, जब भी कोई क्राइसिस होती है ना, तो उसमें हमारे को संसाधनों को और हमारी चीजों को संभाल के खर्च करना होता है, जो सामान्य स्थितियों में हम सहजता से कर देते हैं। तो 62 की जो इमरजेंसी लगाई थी, वो बाहरी हमले के कारण उपस्थित परिस्थिति से डील करने के लिए भारत की सरकार ने संविधान के उस प्रावधान का उपयोग किया था, है ना। फिर जब पाकिस्तान से 65 में युद्ध हुआ, 65 में युद्ध हुआ, तब भी जैसे शाम को 62 और 65 का मेरे को अच्छे से याद है, एक जो मेजर चीज होती थी कि ये लाइट रात को हम जलाते हैं तो ये आकाश में दिखाई देती है। तो दुश्मन का हवाई जहाज मान लो आ रहा है ना, तो उसको लाइट टिमटिमाता देखा तो वो क्या बोलेगा कि यहाँ पॉपुलेशन है, तो ब्लैकआउट किया, मेजर मेजर चीज ब्लैकआउट। तो रोड पे जो लाइट लगा हुआ है उसको काले कागज उससे, आपके घर की कांच की खिड़की है तो उस पर काला कागज लगा दिया। आप धीमा लाइट जलाइए जो जो बाहर दिखाई न दे या दुश्मन को दिखाई न दे ना, इस तरह के मेजर और वितरण व्यवस्था, और इन सब के लिए 62 की इमरजेंसी थी। किसी दूसरे देश ने आक्रमण किया है तो वो रक्षात्मक रूप से कौन कौन सी चीजें हैं जो सामान्य रूप से हम नहीं कर सकते, तो एक्स्ट्रा संवैधानिक पावर से ये सारे आदेश हुए थे, जिसको लोगों ने मनपूर्वक माना था, जिसके हम चश्मदीद गवाह हैं, है ना। दूसरा झगड़ा हुआ 65 में,
तो 62 और 65 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, 3 साल का ही अंतर। तो वो युद्ध के कारणों से जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर केंद्र सरकार को और राज्य को मिलने चाहिए, उस दृष्टि से वो दोनों इमरजेंसी हुई, इसलिए उनकी व्यवस्थागत चर्चा है ना। फिर आता 71। 71 हमारे देश का ऐतिहासिक वर्ष है। करेक्ट। इंदिरा जी ने बांग्लादेश में जो हुआ, पाकिस्तान में जो हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ कि चुनाव हुए तो पाकिस्तान, पश्चिमी हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था और पूर्वी हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। वो एक ऐसा देश था कि जिसके बीच में बहुत दूरी थी भौगोलिक, है ना, ये था। पर 47 से लेके 71 पाकिस्तान में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, वो बार बार मार्शल लॉ लगा, सैनिक तानाशाही गई, कभी कभी चुनाव भी हुए, सरकारी नीति की हिंसा भी हुई, ये सारी चीजें हुई। तो 71 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, है ना। पाकिस्तान की लोकसभा के जब इलेक्शन हुए तो जो पश्चिम पाकिस्तान था उसमें जितनी सीटें थी और पूर्वी पाकिस्तान में जितनी सीटें, पश्चिम पाकिस्तान मतलब प्रेजेंट टाइम का बांग्लादेश। पश्चिम पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान, आज का, सॉरी, पूर्वी पाकिस्तान पूर्वी मतलब पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश, बांग्लादेश। है ना, वो 71 में बना। तो वहाँ जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपुल्स पार्टी और यहाँ शेख मुजीब जो करीब 47-48 साल के थे, उनकी अवामी लीग। शेख मुजीब की कहाँ पे? पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, है ना। तो शेख मुजीब ने बंगला अधिकारों का और बंगला संस्कृति का और पाकिस्तान में पंजाबी और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वहाँ डोमिनेंस है ना, वहाँ डोमिनेंस है कि हुकूमत अधिकतर पंजाब लादी के इर्द गिर्द ही पाकिस्तान में इमर्ज हुई है। उस इलेक्शन का जो रिजल्ट आया वो ऐसा रिजल्ट था कि पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटें शेख मुजीब की अवामी लीग पार्टी ने जीत ली और पाकिस्तान की लोकसभा में उनको बहुमत हासिल हो गया, है ना। तो लोकतंत्र का तकाजा ये था या मैंडेट का तकाजा ये था कि शेख मुजीब के नेतृत्व में पाकिस्तान की सरकार बनेगी। और जैसा कि सत्ता की राजनीति में होता है वो दृश्य नहीं हुआ और वो अड़ गए। उसका नतीजा ये हुआ कि बंगाल में विद्रोह हो गया। अब पाकिस्तान के लिए यहाँ से पूर्वी पाकिस्तान में सेना भेजना बहुत कठिन और दुर्गम काम था। तो इंदिरा जी ने इस लड़ाई में बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान की जनता और वहाँ की पार्टियों का और लोकतंत्र को आनर करते हुए उनको समर्थन दिया, है ना। तो उस समय इंदिरा जी इतनी बड़ी ऊंचाइयों पे थी, विश्व के पटल पर भी, यहाँ भी, एशिया में भी। और 71 में इंदिरा गांधी की नीतियों के कारण और पाकिस्तान के घटनाक्रम के कारण और भारत के हस्तक्षेप के कारण, है ना, एक नए देश का उदय हुआ। और ढाका के मैदान में शेख मुजीब और इंदिरा गांधी की सभा, आम सभा हुई थी, जिसके स्वर मुझे अभी भी याद आते हैं। वो मैंने रेडियो पे सुना था, लाइव। पहले रेडियो ही था, आज से का टेलीविजन नहीं था कि आपको ध्यान से सुनने की कला उस समय मनुष्यों में थी। आज औचक होकर देखने की कला है, सुनने की भी नहीं है, समझने की भी नहीं है। ये नया संकट है मनुष्य के मस्तिष्क के सामने। तो 71 और 74, 71 और 73, 71 में इंदिरा जी ऊंचाइयों पे, अटल बिहारी वाजपेयी जो जनसंघ के नेता थे उस जमाने में, उन्होंने भी उनको दुर्गा का अवतार कहा। और करीब करीब हिंदुस्तान की सारी राजनीति एक स्वर से 71 की विजय और बांग्लादेश में सपोर्ट कर रही थी। भारत सरकार और इंदिरा गांधी की उसने एक कलेक्टिव विन माना जा रहा था उसको। 71 से 73 आते 73 आते कैसे आपातकाल फिर इमर्ज हो रहा है। गुजरात में हॉस्टल का बिल
मेस का, जो करीब 25 रुपया आता था वो 30 रुपया आ गया। कितना महीने भर का। आज की कल्पना नहीं कर सकते महंगाई की आप। 25 रुपया कुछ नहीं होता है। ये वो कालखंड है जब 90 की ग्रेड में पूरा परिवार पलता था और ब्याह शादी भी करते थे। पैसे की इतनी महत्ता नहीं थी और इतनी महत्ता थी कि उससे घर चल जाता था। आज लाख रुपया भी कम पड़ता है। तब हम भी नौजवान थे। आपकी उम्र क्या रही होगी तब? मैं 73 के अंदर 22 साल का। ठीक है, कंटिन्यू। करीब करीब तुम्हारी उम्र का, 22 साल का। जयप्रकाश और लोहिया ये 42 के क्रांति के नौजवानों के हीरो हैं आजादी के आंदोलन, है ना। हजारीबाग जेल की दीवार कूद के जयप्रकाश लोहिया बाहर आ गए थे जब 42 की क्रांति को चलाते थे। फिर उनको पकड़ लिया, नेपाल चले। नेपाल से उन्होंने रेडियो स्टेशन कायम किया था। फिर पकड़ लिया, बर्फ की शिला पे इनको मारा गया। ये सारी चीजें हिस्ट्री, यदि आप पढ़ोगे हिस्ट्री को तो दिखेंगे, है ना, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो वो जो नौजवान थे, उन नौजवानों ने ये सवाल उठाया कि ये बिल ज्यादा आना सरकार का फेल्यूर है। आज मैं जयप्रकाश से भी 2 साल बड़ा हूँ। जयप्रकाश उस समय 72 साल के थे, आज मैं 74 साल का हूँ। तब मैं 22-23 का था, है? नवनिर्माण आंदोलन का गुजरात का लड़का भी 20-22 का था। उसके मन में इतनी पीड़ा थी कि 5 रुपये के लिए उसने नवनिर्माण आंदोलन खड़ा किया और 71 की ताकतवर इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति के आंदोलन का उदय किया। जयप्रकाश जैसे क्रांतिकारी ने 42 वाले ने कहा कि गुजरात के नौजवानों ने मुझे रास्ता बताया और वो आए गुजरात, अहमदाबाद, और फिर ये संपूर्ण क्रांति का आंदोलन जो था उसकी रूपरेखा बनी, जो बिहार आंदोलन के रूप में हुआ। और जैसे आज़ादी के आंदोलन में देश के सभी वर्गों के, सभी धाराओं के लोग इकट्ठा हुए, वैसे आज़ाद हिंदुस्तान की सभी धाराओं के, विचारधाराओं के लोग आए। मेन मुद्दा यहाँ भी महंगाई का था। महंगाई, बेरोजगारी, कुशिक्षा, जाति प्रथा और शिक्षा में क्रांति की बात हुई। और ये शुरुआत सिलसिला गुजरात से शुरू हुआ, फिर ये बिहार। हाँ, गुजरात के नौजवानों से प्रस्फुटित हुआ। ठीक है। नवनिर्माण समिति बनी, नवनिर्माण करे, और सब कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के थे। और वो अहिंसक आंदोलन रहा। ठीक है ना। उसके नारे सुनिए आप। नौजवानों ने, जयप्रकाश जी ने क्या नारे थे? सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मतलब गांधी के देश में, बुद्ध के देश में, महावीर के देश में, दर्शन के देश में, शंकराचार्य के देश में ये नारा उदय हो कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, तो मानस की कल्पना कर लीजिए, है ना। तो ये सत्य। दूसरा नारा, हिंसा चाहे जैसी होगी हाथ हमारा नहीं उठेगा। आज तो लठ का जवाब लठ, गोली का जवाब गोली, गाली का जवाब गाली, ये मानस है। उस मानस में क्या निकला? हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं। क्योंकि वो धारा मौजूद थी, फ्रीडम मूवमेंट की, जो सत्य अहिंसा की, सत्याग्रह की धारा है ना, वो धारा मानस में मौजूद थी। समाज के मानस में भी थी, नेतृत्व के मानस भी थी, नौजवान के मानस में। ये समाज परिवर्तन का पर्सपेक्टिव हुआ। तो जयप्रकाश का आंदोलन जो था वो हिंदुस्तान के नौजवानों की ताकत को पहचानने का आंदोलन, है ना। बड़ी बड़ी सभाएं हुई, रैली, इंदौर में भी आए। जयप्रकाश जी की जो इंदौर में छात्रों की मीटिंग थी उसकी अध्यक्षता मैंने की, क्योंकि मैं छात्र युवा संघर्ष समिति का सदस्य हूँ। हम लोगों के पास जाते थे और इसी कारण मुझे जेल 2 जुलाई को गिरफ्तार हुआ, 19 महीना में रहा। जो 62 और 65 की इमरजेंसी है और ये जो 1975 की इमरजेंसी है, इनमें मौलिक अंतर है ना। इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे और हमारे जो राजनीतिक अधिकार थे
है ना। इंदिरा जी इलेक्शन पिटीशन में हार गई, राजनारायण जी ने उनके चुनाव को चुनौती दी थी। शांति भूषण जो बाद में लॉ मिनिस्टर बने, प्रशांत भूषण के पिता, उन्होंने वो केस लड़ा था। इलेक्शन क्रैश हो गया तो इस्तीफा होना चाहिए था, नहीं हो। उसका नतीजा क्या हुआ? विद्रोह। उसका नतीजा ये हुआ कि चीजें उलझती गई सुलझने के बजाय। थोड़ा उधर इमरजेंसी वाले इस पर मैं असंतुष्ट रह गया था। गुजरात वाला सिलसिला खत्म हुआ, वो बिहार तक पहुंचा, देश भर में मूवमेंट हुआ। हाँ। उसके बाद इधर इलेक्शन वापस से हुआ और उसमें इंदिरा जी हार गई। उसका निमित्त वो इलेक्शन पिटीशन बनी। पिटीशन बनी, ठीक इलेक्शन है। पिटीशन बनी तो इंदिरा जी ने उनके जो भी सलाहकार थे या ठीक है। या राजनीतिक घबराहट में एक संशोधन कर दिया, इस्तीफा नहीं दिया और उस फैसले को एलिमिनेट कर दिया। वो पद पर बनी रही और संसद की अवधि 1 वर्ष बढ़ा दी गई। 5 वर्ष की चुनी संसद वो 6 वर्ष की हो गई और आपातकाल की घोषणा हो गई। फंडामेंटल राइट खत्म हो गए। देश भर में जयप्रकाश जी सहित हमारे जैसे नौजवानों सहित सभी विपक्षी दल और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को डिटेन, मीसा के तहत डिटेन कर दिया। क्या वो इमरजेंसी जायज थी? कोई 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 भी ऐसी चीज जो मनुष्य की स्वाधीनता और उसके सम्मान को चोट पहुंचाती है और उस पर भरोसा नहीं करती है, वो जायज कैसे हो सकती 19 महीने जब आप जेल में थे, है? हाँ। जेल के वो 19 महीने कैसे थे? उनसे आपकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ा? मैं जो कुछ आज हूँ, मैं उस जेल यात्रा के जेल कारण, यात्रा की वजह से। है ना। कैसा कैसा था जेल, क्योंकि कैसा मेरे से, मैं उसको बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं जेल गया। था कि आप जेल गए 19 महीना? ठीक है। पर्सपेक्टिव पूरा बदल गया। बिल्कुल। जेल जाने के पहले हम आंदोलनकारी थे और ऐसा नहीं कि मैं पहली बार मीसा में ही बंद हुआ। उसके पहले आंदोलन प्रदर्शनों में कम से कम 12 बार और मीसा से छूटने के बाद भी 10-12 बार जा चुके थे। है ना, प्रदर्शन करके कोई आंदोलन की घोषणा की तो जाते ही रहे। और मध्य प्रदेश सरकार ने हमको गलत गिरफ्तार किया तो उसको हाई कोर्ट में माफ़ी भी मांगनी पड़ी और हमने सरकार को माफ़ भी किया, क्योंकि हमारे में ये नहीं था कि भाई तुमने माफ़ी मांग ली, हमने माफ़ कर दिया। तो अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। यही सत्य है, यही अहिंसा है और यही प्रकृति है और यही गांधी है ना। हम कोई आपको जलील करने के लिए माफ़ी की बात नहीं कर रहे है ना। ये प्रतीकात्मक नहीं, ऑनर करना चाहिए, लिबर्टी को ऑनर करना चाहिए। तो जेल में मैं 2 जुलाई को शाम को 7 बजे संयोगितागंज थाने से टीआई देवगी नंदन अग्रवाल आए। मेरे माता पिता दोनों फ्रीडम फाइटर। पिताजी 42 की क्रांति में 29 महीना जेल में रहे, नागपुर सेंट्रल जेल। 30 महीना। और मेरी माँ 33-34 में 3 महीने पिताजी से भी पहले जेल गई थी, है ना। तो जेल यात्रा मेरे लिए रोमांच थी, ठीक है। और जेल में बार बार मेरे मन में एक ख्याल आता था कि मैं अपने पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ूं, है ना। ज़्यादा महीने जेल रहने। हाँ, ये और 29 महीना उनका था, हम 19 महीने। ये जेल, ये सब जेल अंधी है। जब तानाशाही आती है या फंडामेंटल राइट खत्म होते हैं, जैसे आपको 2 साल की सजा हो गई, 5 साल की सजा हो गई, तो टारगेटेड है ये, इतने हो गए तो मानस बन जाता है। पर ऐसी राजनीतिक जेलें जिसका अता पता नहीं होता कि क्या होने वाला है ना। यहाँ पे लोकतांत्रिक ट्रेडिशन था तो ठीक है, हम लोग लड़ाई लड़के वापस आ गए। बहुत सारी दुनिया के बहुत सारी जेलों में बहुत सारे राजनीतिक कैदी अंधी जेलों में आज भी है ना। तो ये संविधान उसी अंधत्व के खिलाफ है ना। ये जो मानस हो जाता है राज्यों का कि जिससे राज मिला है उसको कुछ मान ही नहीं रहे हैं, है ना। और अपने सपनों के लिए आप दूसरे के सपनों को रोंदने का काम करते हैं, कि ये ठीक नहीं है। ये इसकी फिलॉसफी है।
तो जेल जब मैं गया तो मैं शुरू से मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक, बचपन से मैं हमारा घर में किताब ही किताब। पिताजी पड़वानी में थे तो वहाँ भी किताबें थी, यहाँ भी जहाँ देखो सबसे ज़्यादा सामान किताब मिला। आज भी हजारों किताबें हमारे पास, पढ़ते रहते। तो मैं एक अटैची भर के किताबें ले गया था और एक होल्ड डाल ले गया। और एक होल्ड डाल, उसमें होल्डर। कपड़े वपड़े ओके, होल्ड ठीक है। डाल आता था, फिर उसमें सब बिस्तर चादर तकिया ये रख के जो गए। पिताजी ने उनको बिठाया, जूते निकाल के बैठे, उन्होंने प्रार्थना की। अग्रवाल साहब जो टीआई थे उनको टीका लगाया और फिर हमने जयप्रकाश आंदोलन के नारे लगाए, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और बाहर आए, साजन नगर में रहते थे, उनकी फैमिली देख के छावनी थाने पे आए। छावनी थाने पे आए तो वहाँ दादा भाई नाइक जो सर्वोदय आंदोलन के हमारे पुरखे हैं, जयप्रकाश जी, गांधी जी, फ्रीडम मूवमेंट के हैं। विसर्जन आश्रम हमारा अड्डा था जयप्रकाश आंदोलन का, सारी बैठकें वगैरह वही होती थी, पूरा मूवमेंट। जयप्रकाश जी वहाँ ही से नौलखा में, जयप्रकाश जी 2 दिन जब इंदौर आए थे तो वहाँ रुके थे। सर्वोदय आंदोलन का केंद्र था वो। तो मैं पहुंचा तो रात हो गई थी, 9 साढ़े 9 बजे। तो वहाँ कुछ लोग बरामदे में सोए हुए थे। तो उनमें एक हिंदू महासभा के नेता भी थे, नारायण सिंह अंजना। उनने मेरे को देखा तो वो गाली बकने लगे कि ये पुलिस कैसी हो गई, इतने से छोरे को पकड़ के ले आई। उस समय तक मैं यंगेस्ट था, मेरे से भी 2-3 छोटे मीसाबंदी आए। फिर दूसरा सवाल उनका ये था कि ये तो तुम इतनी बड़ी अटैची में क्या लाए? मैंने कहा किताबें लाया हूँ। वो बोले ये क्या होल्डाल क्यों लाए, तुमको यहीं रहना है क्या? तो मैंने कहा आप कल सवेरे छूटने वाले हो क्या? किसी को कल्पना नहीं थी कि आपातकाल क्या होता है। न जेलर को थी, न कलेक्टर को थी, न प्रशासन को थी, न राजनीति को थी, किसी को भी नहीं। सब अंधे। कब तक रहने वाले हैं, हाँ, कब तक रखना है, कुछ क्या नहीं। है क्या नहीं है, बहुत सारे किस्से हैं उसके। तो फिर सुबह हुई, देखा तो बहुत सारे लोग पूरे मध्य भारत के। तो हमारी जो इंदौर जेल थी, सेंट्रल जेल रेसिडेंसी एरिया में, जो रेडियो स्टेशन के पीछे, उसमें मध्य भारत की पूरी अपोजिशन की, विपक्ष की लीडरशिप पूरी यहीं बंद थी, है ना। उस जेल से 3 मुख्यमंत्री, 12 सांसद और 80 विधायक निकले। सोचा तो 22 साल के एक लड़के को, है ना, मध्य भारत की पूरी विपक्ष की टॉप मोस्ट, मध्य भारत की, मध्य प्रदेश की टॉप मोस्ट लीडरशिप के साथ 19 महीने रहने का खुला विश्वविद्यालय मिले, उनके मानस को समझने को, उनके ज्ञान को, अनुभव को समझने का मौका मिले, तो वो सौभाग्यशाली माना जाएगा या रोएगा, रंज करेगा कि जेल में आ गया? जेल में रोते थे बहुत सारे लोग, जिनको राजनीतिक समझ नहीं है वो ये भी करते थे, और होता भी है, वो एबनॉर्मल स्थिति है। हर मनुष्य वैसा नहीं हो सकता, हर मनुष्य वैसा नहीं हो सकता। और भारतीय जेल ने दर्शन को भी बहुत दिया। गीता का रहस्य तिलक का वहाँ का है, जवाहरलाल नेहरू की विश्व इतिहास की झलक वहाँ की है, गांधी का साहित्य है, हमारे फ्रीडम मूवमेंट के लोगों ने जितना रचा है वो वहाँ। तो मेरा सौभाग्य ये रहा जेल में कि मुझे अध्ययन करने का भरपूर मौका मिला, नेताओं के से सीखने का मौका मिला, मानस मिला। सबसे छोटा था, सब प्रेम भी करते थे। और जाते ही मैंने आवेदन दिया कि 5 दिन बाद मेरा लॉ का पेपर है। तो विश्वविद्यालय ने हमको बाहर तो नहीं आने दिया, पर जेल में हमारे लिए परीक्षा का सेंटर खोल दिया, है ना। कन्वोकेशन हुआ तो मेरा गोल्ड मेडल साइकोलॉजी का अखबारों में छपा के उनको गोल्ड मेडल मिला है। जेल में बैठ के हाँ, पेपर दिया आपने? पेपर नहीं, लॉ की परीक्षा दी। साइकोलॉजी का गोल्ड मेडल मेरा 74 का है। ओके। उसका कन्वोकेशन 75-76 में हुआ था, तब हम थे, तो हमको बुलाया नहीं गया, घोषित हुआ, है ना। फिर वो हमारे घर के लोग जाके लाए और जेल में उनको भेजे। फिर मैंने रेखांकन बहुत किया। ओके। जेल में करीब मैंने 600 चित्र बनाए। पिताजी से कह के मैंने अंबर चरखा बुला लिया था अंदर। अंबर चरखा?
चरखा सूत काटते हैं, जिससे खादी के वस्त्र बनते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। चरखा ना, वो बुला के तो वो अंबर चरखा हम चलाते थे, वो बगीचा लगाते थे और लोगों से बातचीत करते थे, और एक बड़े शिविर के रूप में वो था। रोज दोपहर में भोजन के बाद में 2-3 घंटे की एक विचार गोष्ठी थी, उसमें कई बार भाषण दिए, कई लोगों ने भाषण दिए। तो उस समय के विपक्ष के सारे दिग्गज लोग, है ना, सारे दिग्गज लोग, सभी विचारधाराओं के सारे दिग्गज लोग, सब एक साथ मौजूद थे। सब वहाँ पे सीआई जेल के अंदर मौजूद थे। और कितनी बड़ी राजनीतिक शक्ति थी, ये तो मैंने बताया कि 3 मुख्यमंत्री निकले, 12 या 16 सांसद निकले और 80 विधायक, है ना। और छूटने के बाद लोकसभा के चुनाव के बाद में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो मुझे 5 नंबर जो नया विधानसभा क्षेत्र बना था, उससे 25 साल और 1 महीने की उम्र में मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला, मुझे टिकट दिया गया, है ना। वो मैं 900 वोट से हार गया। सुरेश सेठ और हमारी लड़ाई हुई थी, नया क्षेत्र बना था। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनको मैं आज भी रिगार्ड करता हूँ, वो भी प्रेम करते हैं, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो मेरा ये मानना है कि जीवन, राजनीति, प्रकृति, दर्शन, व्यवहार, व्यापार, ये सब सीखने सिखाने के अंतहीन सिलसिले हैं। लड़ने, झगड़ने और लूट मार करने और लोभ लालच करने का कोई रोल नहीं है। एक आखिरी पॉइंट जो रह गया था, मतलब ये मुझे अभी एकदम से याद है क्योंकि हमने इतनी सारी इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस और ये सारी बात कर ली। उस पूरे दौर में, इंडिपेंडेंस के बाद वाले दौर के, और क्योंकि आपने पूरा ही देखा वो, उस दौर में आपका मत जानना है मुझे क्रांतिकारियों पे, भगत सिंह पे, शहीद भगत सिंह पे, इन सब पे। भगत सिंह मानवीय ऊर्जा की पराकाष्ठा है ना। भगत सिंह का ड्रीम आजादी, समानता, शोषण मुक्त समाज, किसी भी हद तक कुर्बानी दे देना, अपने जीवन की भी परवाह न करना, यही है ना, यही था। यही ना। तो भगत सिंह में और प्रकृति में और भगत सिंह में और गांधी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। भगत सिंह को लेके हिंसा हिंसा की भी बहुत सारी बातें फैलाई गई है। बिल्कुल। उनका जो भाषण है और जो बम असेंबली में हुआ और उनकी सब दोस्तों की बातचीतें सब रिकॉर्ड पे, बिल्कुल, है ना। और फांसी के फंदे पे जाने के कुछ क्षण पहले भी वो शांत भाव से पढ़ रहे थे, विचलित नहीं थे, है ना। ये माइंडसेट, उनका 114 दिन का ये सारा चीजें है ना। वो, तो हमारा जिनका कोई माइंडसेट ही नहीं है ना, उनको अजीब लगता है, अजीब लगता है। और जिसका माइंडसेट है, उसके मन में कुर्बानी या त्याग या तपस्या नहीं आती, करना है करेंगे। और भगत सिंह ने उस कर्म की ऊर्जा को अच्छे से समझा था, इसीलिए वो उन लोगों ने, उनके साथियों ने उनकी क्रांतिकारी दिवस से सोशलिस्ट पार्टी आर्मी जो थी, कितने जने थे, सब मिला के 6-7 तो घोषित है, बाकी उनके सांगी संगी। वो उम्र कितनी थी? 20, 21, 22। 20-21 को जो लड़का आज कॉलेज यूनिवर्सिटी का विद्रोह करके कोचिंग क्लास को गले लगा रहा है, वो भगत सिंह को क्या समझेगा? वो गांधी को क्या समझेगा? वो जीवन को क्या समझेगा? वो विद्या को क्या समझेगा? वो फ्रस्ट्रेशन को क्या समझेगा? वो उमंग को क्या समझेगा? पर ये दृश्य नेगेटिव है, ये जो मैं बोला अभी, केवल ये एक तरफा है ना। पर यही लड़के लड़की में जो ऊर्जा भरी हुई है, उसको वो समझ भी रहे हैं और उस रास्ते की खोज कर रहे हैं। पर संख्या इतनी ज़्यादा है और व्यवस्था इतनी कमज़ोर है ना, कि हमको अराजकता दिखती है ना। जैसे समुद्र है, समुद्र देख के आपको आनंद आता है, उसकी ऊंची लहर देख के आपको आनंद आता है, बिल्कुल, है ना। पर यहाँ पे अभी कोई जुलूस निकाल दे या जोर से नारे लगा दे तो आप में भय पैदा हो जाता है, प्रशासन में भय पैदा हो जाता है। तो ये जो सारा जगत में उथल पुथल चलती है, ये भी जीवन का या जगत का सत्य है ना। इससे अविचलित रखे
हमको जीना सीखना चाहिए। और हर पे मैंने ये जो लक्षण आ रहा है, सिम्टम, मनोविज्ञान के अध्ययन के कारण मुझे लगता है कि ये जो लक्षण है, ये इस बात का लक्षण है कि हमको हमारे पे विश्वास नहीं रहा और व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई, फेटल हो गई। इसका डिप्रेशन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको, जीवन को और व्यवस्था को और पूरी जिंदगी को एक बोझ की तरह जीने का रास्ता खोज रहे हैं, है ना? है ना? ये एक मिहिर सेन हुआ था हमारे देश में, जी। उसने 7 समुद्र तैर के पार कर दिए, है। टेनसिंग नोरके हुआ, उसने एवरेस्ट चढ़ लिया। आज एवरेस्ट चढ़ना कोई खासियत ही नहीं रह गई, करेक्ट। कचरा हो गया, कई लाशें पड़ी वहाँ पे, क्योंकि आप संसाधनों के साथ गए, आप सपने के साथ ले गए। तो जीवन एक जागृत स्वप्न है ना? कि हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसको विजुलाइज करते आना चाहिए। तो मैं आखिरी में यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जीवन बहुत जटिल भी है और जीवन बहुत सरल भी है। ड्यूअलिटी। हम्म? ड्यूअलिटी। हाँ, दोनों यही द्वैत है ना? हाँ, चॉइस आपकी है कि आप सरलता को जीवन बनाना चाहते हैं या आप उदासी को जीवन बनाना चाहते हैं। चॉइस आपकी है। मैं कह रहा हूँ इसलिए सरल मत हो जाओ, अपने दिमाग से सोचो, है ना? अब ये जो इंदौर जैसे शहरों की या महानगरों में आपाधापी मची है ट्रैफिक की, है ना? ये अर्थनीति की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या नहीं है। आपने लोन इतना सरल कर दिया, साइकिल 20,000 में कैश देनी पड़ती है, ये डाउन पेमेंट पैसे मिल, बिना उसके मिल जाते हैं, उधार पे मिल जाता है। करेक्ट। जितने बच्चे पैदा नहीं होते उससे ज़्यादा नई कार ऑन रोड आती है। तो कार कोई ड्राइंग रूम में जाएगी क्या? सड़क पे ही रहेगी। तुम चालान बनाओगे तो भी क्या? अर्थनीति को बदलो। फ्लाईओवर बनाने से क्या पैसेज निकल आएगा? भाई बिग सिटी। लास्ट क्वेश्चन ये है, सारे नौजवानों ने, सारे समाज ने इस पर चर्चा करना चाहिए कि आईटी के जन्म के बाद से, कनेक्टिविटी 100% पूरे प्लेनेट की होने के बाद से, वाई बिग सिटीज, वाई बिग बसाहट, ज़रूरत ही क्या है। और वाई बॉर्डर? जब आईटी ने बॉर्डरलेस वर्ल्ड बना दिया मेंटली। मेंटली, तो माइंड ज्यादा डेंजरस चीज है, कंस्ट्रक्टिव डेंजर है, तो ब्रेन के लिए आपने खोल दिया, और बॉडी जो कि कुछ धंधा ही देगी, होटल में ठहराएगी, बाजार को ताकतवर बनाएगी, खाने पीने देगी, खरीदी बिक्री कराएगी, लोगों को मिलाएगी, उस पर रिस्ट्रिक्शन क्यों? तो यहाँ ये दो बहस खड़ी होनी चाहिए नई दुनिया को बनाने की, कि सीमा रहित दुनिया हो, है ना? सीमा रहित दुनिया हो, और मनुष्य को जहाँ भी वो रहता है जीवन के सारे संसाधन पैदा करने का भी अवसर होना चाहिए। और जो भी इस दुनिया के चौकीदार हैं, चाहे कारपोरेट हो चाहे सरकारें हो, उनको आजीविका के संसाधनों को हड़पने के बजाय ग्रास रूट पे फैलाने का काम करते हैं। तो मनुष्य की, दुनिया की, प्रकृति की सबकी ताकत बढ़ेगी। हम इस प्लेनेट पे हमारी ऊर्जा को नष्ट करने के लिए नहीं आए हैं। ये जो जैविक ऊर्जा है, इसको सनातन समय तक इसी रूप में, हमारा पानी काला हो गया, हमारा दिमाग काला हो गया, हमारी सांस काली हो गई। इंदौर शहर में एक साल में 2,500 लड़के सांस की बीमारी से मर जाए, तो प्राणायाम करने का क्या अर्थ है? शहरों में रहने का क्या अर्थ है? ये नया प्रश्न है जो इससे पहले हमारे जीवन में नहीं आए थे। हम गांव में रहने को पिछड़ापन समझते थे, आदिवासी के झोपड़े में रहने को हम मॉडर्न लिविंग मॉडल नहीं मानते थे। राइट। अभी 100वीं मंजिल पे रहने पे हम ग्लैमराइज महसूस करते हैं। तो हमारे ग्लैमर को बदलो, हमारी ऊर्जा को समझो। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप सोचोगे तो आपको उनके उत्तर मिलेंगे। मैं सवाल, बहुत सारे प्रश्नों के ऊपर उलट पुलट के कई तरीकों से मैंने सोचने, समझने, बोलने की, बातचीत करने की कोशिश की है, पर हर मनुष्य ने ऐसा करना चाहिए। हमको सोचने, समझने, बोलने का हक है, पर अपनी चीज़ों को किसी पे लादने का हक नहीं है। यही स्वाधीनता का मूल है, यही स्वराज्य का अर्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय धन्यवाद। जगत।
काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। हम्म, थैंक यू। खुश रहो।